एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी कल वाला क्वेश्चन पूरा करा देता हूं जो थोड़ा सा रह गया था, फिर हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, फिर उस पर वापस आएंगे। सीन ये था कि ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड था, हालांकि मैंने इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में दिया था, लेकिन मुझे पता है कितने बच्चे होमवर्क सीरियसली लेते हैं कितने नहीं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें से एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, डायमेंशन में थोड़ी सी भूल गया हूं, अभी देख लूंगा। तो एक बार तो ऐसे करके उसे बाहर निकाल देते, ऐसे करके बाहर निकाल देते, और एक बार ऐसे करके बाहर निकाल देते। ठीक है, ऐसे करके बाहर निकाल देते, और वेलोसिटी शायद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकाल देते। और उसकी जो डायमेंशंस थी, एक मिनट में देख लेता हूं कितनी, 8 और 2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मैं खोल ही लेता हूं, ये था। तो 8/2 सेंटीमीटर की साइड थी, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर था, फिर इसको घुमा दिया था ऐसे, ये 8 सेंटीमीटर ऐसे, और इसमें 2 सेंटीमीटर ऐसे। अब होगा क्या, इसमें एक हल्का सा कट था कहीं पर, कट कहीं पे भी मार दीजिए, मान लो मैंने यहां कट ले लिया, बस इसमें ये होगा कि इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा पर करंट इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो दे रखी है 0.3 टेस्ला। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी इज दिस, डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड के और एक शॉर्टर साइड के। अब ये तो मैं आपको बारीकी से एक एक कंसेप्ट बताते हुए आया था कि जब हम पहला वाला करेंगे तो नो डाउट इंड्यूस ईएमएफ लगेगा बिलवा, है ना, बिलवा BLV। लेकिन लेंथ कौन सी वाली लेते हैं जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वो लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो B की वैल्यू ली मैंने 0.3, जो है मैंने क्या ली है L कितना, 8 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में कर दिया मैंने उसको, और वेलोसिटी भी फिर 10⁻⁻² लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि केवल सेंटीमीटर को बदलना है आपको। तो ये रहा, तो ये हो गया 8 या 24, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। बी क्वेश्चन, इंड्यूस ईएमएफ फिर से बिलवा लगेगा, लेकिन अब लेंथ दूसरी यूज होगी। मैग्नेटिक फील्ड वही है 0.3, लेंथ कितनी लेंगे हम, 2 इंटू 10⁻⁻², और वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁻²। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। थोड़ा और कंफर्टेबल होना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, पॉइंट हटा के यहां लिख दूंगा तो ये -5 करना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा और इसको हटाएंगे तो ये भी -5 करना पड़ेगा। तो ये 6 इंटू 10⁻⁻5, ये 24 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 एक जैसा है, ये 6 ये 24, तो साफ दिख रहा है 4 गुना वोल्टेज आ रहे हैं। उसकी वजह, क्योंकि B और V एक जैसे थे, है ना, लेकिन इसमें V और B में 2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें V और B में उससे 4 गुना 8 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वोल्टेज तो ज्यादा आने ही थे। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये हो गया जब तुम्हें कॉइल खिसकानी है तो फिर ऐसे खिसकाओ, ये ज्यादा एडवांटेजियस होगी। जब कॉइल को तुम्हें बाहर निकालना ही है तो ऐसे की बजाय यदि ये इस तरीके से निकालेंगे तो आपको ज्यादा वोल्टेजेस मिलेंगे। लेकिन कुछ फायदे इसमें भी हैं, जो ऐसा नहीं कि सारे फायदे उसी में हो गए। ठीक है, इसमें फायदा मिला, मुझे वोल्टेज ज्यादा मिला, E1 का वोल्टेज ज्यादा मिला। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और था जो मैंने होमवर्क में दिया, वो ये था कि फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। ठीक है ना, कितनी, तो बहुत सिंपल पता ना, जब तक ये कॉइल बाहर निकलेगी, जब तक ये कॉइल बाहर निकलेगी, जब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जैसे ये कॉइल कंप्लीटली बाहर आ जाएगी तुरंत ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि फिर वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में। अभी तो धीमे धीमे फ्लक्स, ठीक है, पहले इतने एरिया से पास हो रहा है, फिर थोड़ा और आएगी तो एरिया धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो बताना, जैसे ही ये वाली साइड
सपोज करो बिल्कुल बाउंड्री ये है, लास्ट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रॉस है, बिल्कुल इस पर ही है लास्ट वाला। अब ये यहां से निकलना स्टार्ट हो रहा है, तभी तो ईएमएफ बनना स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे ये वाली साइड कंप्लीटली बाहर आ जाएगी, तुरंत ईएमएफ कितना होगा, 0। समझ पा रहे हो, नहीं समझे? ये वाला लूप, और ये कितना हिस्सा है, 2 सेंटीमीटर। जैसे ये 2 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तुरंत ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा। अब बच्चों की तरह इस वाली वैल्यू को मन में 3-4 बार बोलिए। 1 सेंटीमीटर, हाँ निकुंज मैंने पढ़ लिया, ठीक है। ये बिल्कुल, जब तक मैं रेस्पॉन्ड नाम नहीं लूंगा निकुंज, जब तक रिप्लाई एंटर मारना बटन बंद नहीं करेगा। हाँ, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस वैल्यू को मन में 3-4 बार पढ़िए, पॉज लेके यूनिट को। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। तो इसको कंप्लीटली बाहर आने में कितनी देर लगेगी, अब टाइप करो कि कंप्लीटली बाहर आने में कितनी देर लगेगी। डाटा भी बहुत इजी था, मात्र 2 सेकंड में कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, है ना। तो यानी दिस ईएमएफ लास्ट फॉर, दिस ईएमएफ लास्ट फॉर 2 सेकंड ओनली। समझ गए कैसे निकलवाया? तो अब आप बताइए ये ईएमएफ कितनी देर तक जिंदा रहेगा, बताइए ये वाला ईएमएफ कितनी देर तक, बताइए बताइए। जी हाँ, ये 8 सेकंड तक जिंदा रहेगा, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर की साइड है, हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर खिसकेगी, हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर खिसकेगी। 8 सेकंड के बाद ये कंप्लीटली आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल पाएगी। तो फिर दिस ईएमएफ लास्ट फॉर, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट फॉर 8 सेकंड ओनली। तो मैग्नीट्यूड में हमें इसने फायदा दिया, टाइम में इसने फायदा दिया, ये थोड़ी देर तक जिंदा रहा, सांसें इसकी ज्यादा देर तक चली। ऐसा लीजिए बेटा। चलिए अब आ जाइए, मैंने बेटा कल नोट्स गौर से देखे, पता नहीं उसने सवाल कहां किए हुए हैं, मतलब ये सवाल थे नहीं उसके में, जो मैंने आपको पास में भी कराए हैं। तो अपना नोटबुक अलग बनाए रखना, एनसीईआरटी के तमीज से सीक्वेंस में सवाल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तमीज से हूं आपके में, और बकायदा क्वेश्चन लिखे हो, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, आपने सिर्फ ये डाला नोट में कि एक्सरसाइज का मान लो 6.3 और चालू हो गए सॉल्यूशन करना, कोई बात नहीं। लेकिन जब फ्यूचर में पढ़ोगे, जब पेपर आ रहे होंगे, तो पता है आपके पास सॉल्यूशन होगा, आपको यही नहीं पता ये सॉल्यूशन किस चीज का है। सवाल के लिए एनसीईआरटी अलग खोलोगे, सॉल्यूशन के लिए ये अलग खोलोगे। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है मेहनत की, फटाफट सवाल लिखने की, ठीक है ना, फटाफट सवाल। जब नोट्स होंगे आपके पास तो केवल नोट्स खोलोगे अच्छा एनसीईआरटी का, सीक्वेंस में आपकी चलती फिरती एनडी बन जाएगी बेटा। अभी से मेहनत करोगे तो, नहीं करी तो अब चालू कर लो, कोई बात नहीं, 4th यूनिट है, अब चालू कर लो वो ये। अभी तो सेकंड बुक बची है, उसमें भी आपके पास चलती फिरती एनडी बन जाएगी। ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब आ जाइए, हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, जिसमें बाई चेंजिंग बी ओनली ये पढ़ लिया, बाई चेंजिंग ए ओनली ये पढ़ लिया। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे इजीली होता है, बहुत यूज टू होता है, वो होता है बाई चेंजिंग थीटा। सबसे ज्यादा जो फिजिक्स को भी अच्छा लगा, यार ये सबसे कन्वीनियंट है, सबसे कन्वीनियंट होता है। और धीमे धीमे जब आप पढ़ोगे तो अभी आप कहोगे कि हाँ यार इन सब में तो यही सबसे कन्वीनियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंड्यूसिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग थीटा ओनली। तो जो तीसरी हेडिंग है सी, ठीक है, दो तो कल हो गई थी। तो इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, इंड्यूसिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग थीटा ओनली। सिर्फ थीटा चेंज करेंगे, सिर्फ थीटा चेंज करेंगे। अब देखिए मैं एक रफली आइडिया देता हूं, वो ये कि जैसे सपोज करो मैंने एक मैग्नेट ली, मतलब 2 ली मैग्नेट, एक भी ले सकते हैं ऐसी बात नहीं है वैसे तो, ठीक है, 2 से फिर वही डायलॉग बन जाता है, 1 से बोले 2, ठीक है। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, 2 मैग्नेट ऐसे ऐसे रखी हुई है। इसके अंदर कोई कॉइल लूं मैं, तो बताइए अभी कॉइल ली है, कॉइल रख दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, और लाइन बनाना चाहो तो और बना लो लाइन, पर मैं मेन जब फिगर बनाऊंगा तो इतनी लाइनें नहीं बनाऊंगा, फिर मेन हमारी जो कॉइल है वो छुप जाएगी। तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अच्छा जल्दी बताइए, देखना चाहता हूं ओनली फॉर कि मतलब कि आप कितने सिंसियर हो। यदि मैं इसमें थीटा पूछूं तो थीटा कितना बनना है,
कितना थीटा बनना है इस समय? हाँ बिल्कुल ठीक। सबसे पहले यस ने तो आंसर दे दिया, ठीक है। कायदे से आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी सर। हाँ अभय ने सबसे पहले, अभय पाठक ने पूछा है सर किस चीज का एंगल पूछा है। बाकियों ने तो एंगल देना चालू भी कर दिया, चाहे वो निकुंज हो चाहे माधव हो। अभी तक मेरी बात, हाँ राम गोपाल ने भी दी, आप छोड़ो। अभी तक आप सीरियसली ले ही नहीं रहे इस बात को। गुड़ का पुआ समझ रखा है कि थीटा किसके बीच पे एंगल। अब यदि मैं कहूं मुझे फ्लक्स का फॉर्मूला खेलना है, फ्लक्स का फॉर्मूला खेलना है एन बी ए कॉस थीटा, तो ये थीटा होता है एंगल बी और ए के बीच में। अब आप बताइए बी और ए के बीच में एंगल कितना बनना है? बी और ए के बीच का एंगल, बी वेक्टर और ए वेक्टर। हाँ अक्षत बिल्कुल ठीक, शाबाश। बी वेक्टर, अबे अभी गलत है बेटा। तनिष्का ठीक, निकुंज गलत। बी वेक्टर और ए वेक्टर समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक कईयों को। प्रियांशु वाशने ठीक, इशिका ठीक, प्रिंस अग्रवाल ठीक। चलिए हाँ तो निकुंज अब तो दो ही ऑप्शन थे इसमें, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। आप पता नहीं कौन सी किस दिन जाके मुझे ये खुशी मिलेगी कि पूरा का पूरा बैच सही आंसर दे रहा है। When we use this relation b dot a vector, b और a के बीच का एंगल चाहिए। b क्लियरली दिख रहा है ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की ओर या अंदर की ओर होगा 90 तो आया तुझा। चलिए अभी ये वैसे मुद्दा नहीं था, पर मुझे अच्छा लग रहा है बार बार आपकी बेइज्जती करना है ना। चलिए दीपक मेरे समझाने के बावजूद भी 0 लिख रहा है। इधर मार्क्स लिख लिए तूने अपने, मार्क्स लिख रहा है 0। बोलो बेटा फर्स्ट यूटी में कितने मार्क्स आएंगे आपके? टाइप करो फर्स्ट यूटी में कितने मार्क्स आएंगे? 0, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब सपोज करें एक कॉइल लगी हुई है, यदि मैं इस मोमेंट पे पूछूं आपसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अच्छा ये बताइए फ्लक्स कितना पास हो रहा है यदि कॉइल ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल सीधे कॉइल ऐसे रखी हुई है। एक मिनट, कॉइल लगी हुई है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ये वाली दीवार ऐसे ऐसे मान लो, तो फ्लक्स तो पास कर ही नहीं रहा ना, पैरेलल निकल गई। अब रखना है इसमें थीटा 90, तो ये भी तो फॉर्मूला बताइए, थीटा 90 रखोगे तभी तो फ्लक्स 0 आएगा। सोचो, बुद्धि लगाइए। और जो लोग ये एंगल बताए थे कि थीटा 0 होगा, तो इसका मतलब फिगर में दिख रहा है फ्लक्स 0 है, फॉर्मूला कह रहा है फ्लक्स मैक्सिमम है, तो ये तो गलत हुए ना आप लोग। चीजें समझिए, बिना बात के राई का पहाड़ बना रखा है एक छोटी सी चीज का। सपोज करो अभी कॉइल है, इधर और इधर मैग्नेट मान लेना है ना, फील कर लोगे ना, ठीक। अब ये कॉइल है, बताना यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अभी 0 फ्लक्स है, अब मैक्सिमम लाइन यूं पार होंगी ना, लाइन फिक्स है, लाइन ऐसे करके खड़ी हुई है, दाएं, बारिश की छीट है, मैग्नेटिक फील्ड की छीट है, इधर से इधर जा रही है, इधर से बारिश आ रही है। वैसे तो जनरली बारिश यूं गिरती है, पर ये मान लो बारिश ऐसी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। अब बताना क्या ऐसे फ्लक्स पास कर रहा है? नहीं। अब कर रहा है? हाँ। अब कर रहा है? नहीं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, यानी कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें, हो रहा है नहीं हो रहा कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज। तो दिस इज है ना, ये यदि मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि ये हो तो घुमाऊं, तो इसमें ईएमएफ बनना चालू हो जाएगा, ईएमएफ बनना चालू हो जाएगा, इसमें कंटिन्यूअसली ईएमएफ बनेगा। अब बताओ ये सबसे कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि बाई चेंजिंग बी में आपको क्या करना था बताओ? बी चेंज करना था। बी चेंज कैसे किया आपने? मैग्नेट, आप ठीक है, मैग्नेट को जैसे सपोज करो पास ला रहे हो, ये रिकॉइल ये रही मैग्नेट, पास ला रहे हो, बी चेंज हो रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे? अब है ना, कैसे फिर बी को उधर ले जाओगे, फिर हो जाएगा, कहां तक ले जाओगे? है ना, एक बार तो खत्म होना ही है ये सीन। फिर एरिया चेंज करने में क्या कर रहा था? एरिया चेंज करने में हम कॉइल को अंदर ले जा रहे थे, फिर अंदर जाएगी तुरंत ईएमएफ 0 हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, भाई यूं चल रही है, फिर 0 हो जाएगा जब कंप्लीटली बाहर आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, एक ही जगह दो मैग्नेट स्टेशनरी है, बस कॉइल घूम रही है, कॉइल घूम रही है अपनी जगह पे, बस आराम से ईएमएफ आपको मिलता रहेगा। तो ये सबसे कन्वीनियंट वे होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। वो जुगाड़ ये बताऊंगा, सारी जो मेहनत होगी वो इसमें, ये जो ईएमएफ बन गया उसे बाहर कैसे निकाले। जैसे समुद्र मंथन की कहानी थी ना, सबको पता था जैसे दही को हिलाते हैं मथते हैं तो मठा निकलता है, मक्खन निकलता है। तो ऐसा देवता, मैंने कहानी सुनी है वही सुना रहा हूं, ठीक है, सच्चाई और इस पे नहीं बात कर रहे हम, ठीक है। यदि तो उन्होंने पूरी प्रोसीजर लगाया, बिल्कुल पहाड़ सा रख दिया, भाई इतना बड़ा समुद्र है तो तुम्हारी रही से तो काम चलेगा नहीं ना, तुम रही चला रहे हो वहां पे, ठीक है, ठीक, रही से समुद्र को मत रहे हो, ये तो हो नहीं पाएगा।
तो एक बहुत बड़ा पहाड़ रखा था, एक बहुत बड़ी रस्सी के लिए ऐसा कुछ कहानी के एक सांप को बहुत बड़े लपेट दिया, ठीक है। चलिए, तो पता है जो समुद्र मंथन की तरह इसमें से इस वोल्टेज को बाहर निकालने की बहुत बड़ी जुगाड़ करनी पड़ेगी, वही बन जाएगा एसी जनरेटर। अभी क्या दिक्कत महसूस हो रही है ये बताओ आपको? वोल्टेज तो बन गए लेकिन घूम रहे हैं, अंदर कॉइल घूम रही है। अच्छा बताना, यदि मैं डायरेक्ट यहां बल्ब लगा दूं तो बल्ब तो जल जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो बल्ब क्या कर रहा होगा? बल्ब भी तो घूम रहा होगा, ठीक है, बल्ब भी तो घूम रहा होगा। यदि डायरेक्ट मैं यहां पे लगा दूं, ठीक है, वोल्ट करंट बन गई, इमेजिन करो, तो बल्ब जल गया, बल्ब भी तो घूम रहा होगा अंदर। सर मैं कल इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि कल एसी जनरेटर बहुत तेज घूम रहा था, तो पढ़ता कैसे मैं, पढ़ता कैसे? बल्ब इतनी तेज घूम रहा था, उसके साथ घूम गई थी मैं, कल थोड़ा एसी जनरेटर ज्यादा तेज घूम रहा था। तो ये सोच के देखो कितनी बड़ी समस्या हो गई, लेकिन कोई नहीं, इंजीनियरिंग इसी का नाम है, फिजिक्स का नाम तो ये कि उसने ये बता दिया, दिस इज द फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, तब तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये थी बेटा फिजिक्स। इंजीनियर ने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बदल दिया। ले, अब हम इसको बना के रहेंगे और दुनिया को दे के रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। अच्छा वो जो कह रहा है पूरी कॉइल में बल्ब लगा दो, तो सर एलईडी की जहां है ना ये, तो बेटा एसी जनरेटर का काम सिर्फ बल्ब लगाने के लिए थोड़ी नहीं है, पंखा कैसे चलाएगा? चल देख, भावनाओं को समझने की बजाय उंगली के सर पूरे में बल्ब लगा दो, है ना। बेटा देखना मेरे ऑडियो वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है क्या? वापस रिकॉर्डिंग चालू। तो चलिए आऊंगा मैं इस मुद्दे पर, ठीक है। यदि मैं इस वोल्टेज को बाहर एक स्टेबल सर्किट में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाऊं, ठीक है, इस वोल्टेज को, ये जो करंट मैंने बनाई है अंदर जो बन चुकी है, इसको बाहर निकाल दें, कैसे भी बाहर निकाल दें, उस पूरी कंस्ट्रक्शन को एसी जनरेटर बोलेंगे। लेकिन उसे आने से पहले जब एसी जनरेटर की मैं कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो कुछ छोटी छोटी बातें सामने आएंगी। सबसे पहले एक चीज और, ये फिगर मिटा के मैं दोबारा बनाऊंगा, लेकिन एक चीज सुनिए। सबसे पहले एक सिचुएशन को समझिए। मैंने एक नॉर्मल सर्किट दिया, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। वैल्यू बहुत इजी दी है मैंने ताकि आप ओरली भी कर जाओ। बताओ इस सर्किट में कितनी करंट होगी? ये होगी 1 एम्पियर। और ये एसी जनरेटर की तैयारी कर रहा हूं मैं, 1 एम्पियर करंट होगी। जब कोई करंट किसी रेजिस्टेंस से दर से भगती है तो उस रेजिस्टेंस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। बताना, मैंने एक आइडियल वोल्ट मीटर लिया यहां पर, तो बताइए ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा? बताओ। यानी वोल्ट मीटर मैंने इस और इस पॉइंट के अक्रॉस लगाया है, तो वो इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। 6 वोल्ट, बिल्कुल ठीक, इजी वैल्यू दी है मैंने, बहुत इजी वैल्यू। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट होगा। इस पर 6 वोल्ट आ रहा होगा रीडिंग, 4 वोल्ट। यानी इस रेजिस्टेंस से आप 6 वोल्ट का मजा ले सकते हो, इस रेजिस्टेंस से आप 4 वोल्ट का मजा ले सकते हो। यदि मैं वोल्ट मीटर ना लगा के यहां पे 2 केवल पॉइंट छोड़ दूं, पॉइंट का मतलब आ जाइए, जैसे कोई बल्ब है, बल्ब जलाने के लिए उसके पास भी 2 पॉइंट होंगे, उसका एक पॉइंट यहां कनेक्ट कर दूं, एक पॉइंट यहां कनेक्ट कर दूं, तो कितने वोल्ट से कनेक्ट हो गया बल्ब? बोलो। बल्ब भी 6 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। मान लो मैंने कोई छोटी सी कोई मोटर ली है ना, मोटर ली यूं करके, उसका एक पॉइंट यहां कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट यहां कनेक्ट कर दिया, वो कितने वोल्ट से कनेक्ट हो गई? 6 वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट 6 वोल्ट की सोर्स का काम कर रहे हैं। समझ गए? कनेक्शन ले लो जी, इसमें कनेक्शन लगाइए। जैसे एक बार बताइए, आपका प्लग नहीं होता जिसमें आप चार्जर घुसेड़ते हो, तो वो अंदर 2 तार ही तो यूं खड़े हुए, बस ये एक इजीली होता है कि दोनों, आपका प्लग अंदर इंसर्ट हो जाता है तो कनेक्शन टच हो जाता है। भाई आप जब चार्जर घुसाते हो अंदर यूं करके घुसाते हो, तो उस चार्जर के पॉइंट इससे टच हो जाते हैं। तो भाई जी, तो यानी ये दोनों पॉइंट 6 वोल्ट की सोर्स का काम करेंगे, और ये दोनों पॉइंट 4 वोल्ट की सोर्स का काम करेंगे। 10 में से 6 इसने ले लिए, 4 इसने ले लिए। लेकिन समझना, यदि मैं इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस को हटा दूं, ठीक है, 6 ओम वाले को हटा के इसकी जगह एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दूं। हमारी फिजिक्स में जब हैवी रेजिस्टेंस होता है तो उसका नाम लोड रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, याद है ना?
लोड, शंट लोड रेजिस्टेंस। सपोज करो मैंने 996 ओम का लगा दिया, हालांकि और भी स्ट्रॉन्ग लगाते हैं जनरली, बताऊंगा क्यों लगाते हैं। सपोज करो आपकी कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए मैंने वैल्यू जानबूझ के 996 ली है, उसमें 4 जोड़ के वैल्यू 1000 आ जाएगी। लेकिन एक चीज तो होगी ना, कहा ये 4 ये 6 कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ये 4 ये 996 ओम, इसके कंपेरिजन में बहुत सारा वोल्टेज है, वो सॉरी रेजिस्टेंस। अब बताओ इस सर्किट में कितनी करंट होगी, इसमें तो 1 एम्पियर दी, इसमें करंट कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस है 1000, 10/1000 1/100, ये करंट कितनी होगी 1/100 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो बताइए जब ये करंट इससे दौड़ेगी तो बताइए अब इस पर कितने वोल्टेज आएंगे, बताइए अब इस पर कितने वोल्टेज आएंगे। जैसे आपने ये निकाला इस पे निकालिए, जी हाँ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। जब किसी रेजिस्टेंस से उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है ना। तो इस पे आएंगे 9.96 वोल्ट। अब आप देखिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, जब आपने ऑलमोस्ट सेम रेंज के रेजिस्टेंस लगाए, सेम ऑर्डर के है ना, सेम रेंज के, तो बैटरी का वोल्टेज लगभग ऑलमोस्ट एक जैसे वैल्यू का डिवाइड हो गया, थोड़ा कम थोड़ा नीचे। लेकिन जब एक रेजिस्टेंस आप कम यूज करो और एक बहुत ज्यादा यूज करोगे, बहुत बड़ा, तो वो सर्किट की जो टोटल वोल्टेज थे 10 है ना, वो सारे वोल्टेज की एक ऑलमोस्ट सारी वसीयत अपने नाम करा लेते हैं। अभी क्या है, ये पापा है 10 वोल्ट, ठीक है, 2 औलाद थी, उसमें से थोड़ी वसीयत इसके नाम कर दी, थोड़ी सी इधर कर दी, 6 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ये ऐसा बच्चा होता है जो पापा की सारी वसीयत अपने नाम करा लेता है, सर्किट के सारे वोल्टेज अपने पे निचोड़ लेता है, सब निचोड़ लेता है अपने पे। 10 में से 9.96 आ गए, इसके लिए कितना छोड़ा करो, या तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करो, या तो करंट, या फिर ये मैंने जो वर्ड बोला कितना छोड़ा, 10 में से ऐसे घटा दो तब भी वही आ जाएगा 10.04 वोल्ट। तो यानी यदि किसी सर्किट में हम यदि एक लोड रेजिस्टेंस लगा दें, सुनना, अब लोड रेजिस्टेंस लगा दें तो वो सर्किट के सारे वोल्टेज अपने में निचोड़ लेगा। तो पता है मैं बताता हूं ये मैंने क्यों बताया। मैं इसमें ना देखो कुछ ना कुछ वोल्टेज बने होंगे, है ना, मान लो 10 वोल्ट बन गए, 10 वोल्ट अंदर बन गए, अब मुझे वो 10 वोल्ट बाहर निकालना है ना, वो तो मैं दिखाऊंगा कैसे बाहर निकालेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 का ऑलमोस्ट 10 ही बाहर आ जाए, 10 का 10 मैं बाहर निचोड़ लूं, पहले मैं बाहर निकाल लूं। तो देखना मैं जो एक कंस्ट्रक्शन इसकी जब समझाऊंगा तो एक लोड रेजिस्टेंस यूज करूंगा। उस लोड रेजिस्टेंस का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि हमने जो इसे घुमा के मेहनत से जो वोल्टेज डेवलप किए हैं वो ऑलमोस्ट पहले हम पे आ जाए, हम निचोड़ लें पहले अपने पे। तो याद रखना नोट्स में एक सेंटेंस भी लिखा होगा कि लोड रेजिस्टेंस सर्किट के सारे वोल्टेज अपने में निचोड़ लेता है, सर्किट के सारे वोल्टेज खुद चूस लेता है वो। ऑलमोस्ट 10 में से 9.96 आ गए, एक बात तो ये। दूसरी बात, लेकिन ध्यान रखना ये तब नहीं होगा कि जब ये भी 996 हो और ये भी 996 हो, तब नहीं होगा, ये दोनों ही तुमने हैवी यूज कर लिए तब तो बराबर, फिर तो 5-5 वोल्ट आ जाएगा उल्टा। एक जिस ऑर्डर का हो एक उससे कई गुना जितना ज्यादा होगा, समझ में आया। फिर दोनों बराबर के नहीं होने चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि तुमने दोनों ही 996 लगा लेना बुद्धि, पता ना, यदि दोनों ही 1-1000 ओम के ले लिए, इमेजिन करो ये भी 1000 ओम, ये भी 1000 ओम, है ना, 1-1000 ओम के हैं ये, सपोज करो, और बैटरी 10 वोल्ट की है, कैलकुलेट कर लेना 5-5 वोल्ट आएगा दोनों पे। अब 5-5 ही आएगा, कर लो कैलकुलेट, यदि स्पीड हो कैलकुलेशन में तो अब 5-5 ही आएगा। तो इसलिए एक जितनी वैल्यू का एक उससे कई गुना लोड हैवी रेजिस्टेंस हो तब जाके वो सर्किट के सारे वोल्टेज अपने में चूसेगा, निचोड़ेगा। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात मैथमेटिकल, जो मैं खासकर बायो के लिए बता रहा हूं, बायो वालों के लिए, हालांकि कुछ मैथ वालों को भी फायदा हो जाएगा जो बायो की फीलिंग लेके पढ़ते हैं ना। देखिए जब हमारे पास साइन थीटा या कॉस थीटा, जैसे y बराबर साइन थीटा फंक्शन है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू +1 आ सकती है, y की क्योंकि साइन थीटा ही मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है, समझ गए कि नहीं, y की मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा। तो बताना यदि y बराबर साइन थीटा है तो y मैक्सिमम कितना आएगा बताओ। इफ y इक्वल टू साइन थीटा, एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, y इक्वल टू साइन थीटा है तो y मैक्सिमम +1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। बस अंतर ये कि y मैक्सिमम को हम y मैक्स ना लिख के, मतलब लिख सकते हो
एक और सिंबल वाई नॉट और यूज कर लेते हैं। वाई नॉट मतलब जो हम अभी करेंटली जब ऑसिलेशन पढ़ते हैं ना तो नॉट लगा लेते हैं जनरली। आपको ये शब्द अच्छा लगता है तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यदि y बराबर साइन थीटा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू +1। अगेन यदि y बराबर, एक और एग्जांपल, y बराबर cos थीटा है, यानी साइन या कोसाइन फंक्शन हो तो भी cos की मैक्सिमम वैल्यू, देन बताइए y कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। मैं एंगल नहीं पूछ रहा हूं किस एंगल पर होगा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मतलब आपके लिए तो काम आसान ही है ना कि y की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही आ सकती है। मिनिमम -1, इसमें भी -1 नो डाउट, 1 और -1 दोनों जाएंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए दूसरा, यदि ये समझ में आ गया तो मुझे ये बता दीजिए एक चीज और, इफ y इक्वल टू 5 साइन थीटा होता है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है अब ये, यदि y इक्वल टू साइन थीटा ना होके y इक्वल टू 5 साइन थीटा होता, तो अब आप बताइए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से लेके आया हूं इस सीढ़ी पर, बिल्कुल ठीक। अब y की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है। बताना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर 16 cos थीटा हो तो y की मैक्सिमम वैल्यू सिंपली y नॉट, वो कितनी आ सकती है अब 16। समझ गए हो गए अब क्यों, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 16 आ सकती है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। अब बाई चांस अभी थोड़ी देर बाद में वोल्टेज की, सपोज करो, देखिए थोड़ी देर के बाद कन्हैया क्या कह रहे हैं, अच्छा वाईफाई काम नहीं कर रहा, ठीक कोई नहीं। फाई बराबर, अब सपोज करो थोड़ी देर बाद फाई की इक्वेशन आएगी, देखता हूं आपने कैच किया कि नहीं, एन बी ए कॉस थीटा, इमेजिन करो। तो आप मुझे बताइए फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है मैंने पहुंचा दिया आपको। बताइए फाई की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक अक्षर, यानी एन बी ए, ये फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एन बी ए ये फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी। होपफुली कि आपको समझ में आ गया। मतलब जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उस समय प्लीज मुझे यहां पे मत स्पीड रोकना कि साइन और कॉस के बगल में, साइन और कोसाइन का जो फंक्शन होगा, साइन हो चाहे कोसाइन हो, उसके बगल में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसको हम, अब ये तो हो गया मैथ की बात, फिजिक्स में उस वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फिजिक्स में इस वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सुन लो एक बार फिर से बताता हूं, जैसे y बराबर a साइन थीटा लिख रहा है, ठीक है ना, तो y की, सुनो, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, आ सकती है, वो यही आएगी, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये वर्ड हमने ऑसिलेशन में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कहा ना, मैं 11th का कोई ताना आपको नहीं मारूंगा, था 11 में ये, लेकिन एम्पलीट्यूड वर्ड से दोस्ती करिए। एम्पलीट्यूड माने, बोलो क्या सीखे, एम्पलीट्यूड वर्ड का मतलब द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वर्ड और बोलिए, द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी साइन और कोसाइन फंक्शन। पता है साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए एक वर्ड और होता है साइनोसॉइडल। ये शब्द हम में से किसी ने सुना था आज से पहले, नहीं सुना तो दोस्ती करिए, साइनोसॉइडल। हाँ यस, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, साइनोसॉइडल। स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो अभी अभी साइनोसॉइडल देखना बेटा, गूगल करके देखो, अभी थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर, SINUSOOIDAL लगभग ऐसी, साइनोसॉइडल, जस्ट अभी गूगल करो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, फिर इसका बच गई इज्जत मेरी, है ना। ये साइनोसॉइडल, इस शब्द से भी दोस्ती करो। साइनोसॉइडल वर्ड का मतलब होता है एनी फंक्शन जो साइन और कॉस का हो, ठीक है। बस 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 मैं बस स्पेलिंग करेक्ट करवा रहा था, स्पेलिंग, बाकी ये जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अब गूगल तो सब कुछ जवाब दे देता है, अब मैं तुमसे यूं कहूं कि गूगल से पढ़ लेना, फीस मुझे दे देना, चाहता तो वैसे यही हूं मैं, चाहता तो मैं यही हूं कि मैं बर्तन लिखूं और वो धुल जाए, है ना, कि बर्तन लिखूं धुल जाए, फीस लिखूं आ जाए अकाउंट में, मेरे चाहने की क्या है, फिर तुम्हें आगे पता है क्या बोलूंगा, दिशा लिखूं और उस साइनोसॉइडल, ठीक है। चलिए, तो साइनोसॉइडल वर्ड का मतलब ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन को साइनोसॉइडल बोलते हैं जो साइन और कॉस के हो।
जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं उन्हें साइनोसॉइडल बोलते हैं। दोस्ती करो इससे, दोस्ती करो इस शब्द से, राजी राजी नहीं, गैर राजी, ठीक है। तो ये सब साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो जो भी साइनोसॉइडल फंक्शन है कह रहा है ऐसे तो मैं ऑफलाइन लिख देता, सही। सेकंड बुक बेटा, सेकंड बुक से ऑफलाइन ही करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड बुक से। अब इसमें बचा कितना था, मैं 16 तारीख तक तो वैसे भी और कुछ नहीं बचेगा, 16 तारीख तक वैसे भी कुछ ज्यादा दम नहीं बचेगा, तो अब इतना पेशेंस रखा है तो इतना और रख लो, ठीक है। हाँ चलिए, तो चलिए मैं ये बात मुझे लगता है कि आप समझ गए। द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी साइनोसॉइडल फंक्शन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। और मुझे अच्छा लगा कि आपने जवाब कईयों ने दे भी दिया इसका कि यदि फाई बराबर एनबीए कॉस थीटा है तो ये एनबीए विल बी कॉल्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आ जाइए, मैं ये सब मिटा देता हूं। सबको पता है कि इस मीटिंग में कितना दम बच रहा है, पहले ये देखो, अभी है, ठीक। अब सबको पता है कि इसको घुमाएंगे, ये अंदर घूमेगी तो इसमें करंट बनेगी, इसे घुमाएंगे तो अंदर करंट बनेगी, ठीक। लेकिन अब असली इंजीनियरिंग अब हमें क्या चालू करनी है कि ये जो ईएमएफ या करंट बन जाएगी उसको बाहर एक स्टेबल सर्किट में कैसे लेके आए कि जब हम बल्ब जलाएं तो बल्ब ना घूमे, वोल्टेज दो तार निकल के आ जाए, दो तार। अब उन दो तार से हमारी इच्छा कि हम बल्ब लगाएं या पंखा चलाएं, ठीक है। हाँ बेटा, ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब एसी जनरेटर, इसी का ही टॉपिक है ये, और ये एसी जनरेटर, ठीक है, इसी का ही, बाय चेंजिंग थीटा ओनली, एसी जनरेटर। ये नाम बहुत पहले का डला हुआ है, पर ये नाम फिजिक्स खुद ही मानती है कि गलत डला हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड जनरेटर, क्योंकि जनरेटर फिजिक्स में कोई होता नहीं है, कन्वर्टर होते हैं। दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल, और ये चैप्टर ही इस बात का है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। फेराडे के एक्सपेरिमेंट से हुआ ही ये इतिहास चेंज, उससे पहले तो हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ, तो एसी जनरेटर ये वही चल रहा है बाय चेंजिंग थीटा। तो चलिए, यूज तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप खुद बताओगे कि इस इंजीनियरिंग में कौन सी फिजिक्स। प्रिंसिपल वर्ड आते ही कहां पर है बोलो, जब हम कोई इंजीनियरिंग बना देते हैं तो उसमें कौन सी फिजिक्स इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो आप देख के बताइएगा। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यहां बनाता जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर दो फील्ड मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड देने वाली फील्ड मैग्नेट, ठीक। एनिमेशन मैंने भेजी दिया है, बाकी मदद ठीक है इसमें उसमें से ले लेना यदि और अच्छे से फील्ड लेके आना है तो। ये रे, ठीक है। इसके अंदर एक आर्मेचर होता है। अब आर्मेचर शब्द का मतलब क्या है बेटा, जब ठीक है ना आदमी एक बड़ा ही विकराल रूप ले ले और यूं करने लग जाए तो हम उसे राक्षस बोलने लग जाते हैं, है ना। एक बड़ा ही क्या भाई राक्षस जैसा लग रहा था, है ना। तो बस कॉइल जब एक राक्षस का रूप ले ले, एक विकराल रूप ले ले, बढ़िया ले ले रूप, तो उसे आर्मेचर, मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ टर्न्स भी हो, ठीक है ना। ये एक आर्मेचर है, मतलब कॉइल का ही एक बड़ा रूप है। और ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। सपोज करो मैंने यहां रॉड लगा दी है, रॉड है अभी सॉलिड रॉड, और यहां पर एक हैंडल है। इमेजिन करो, यू करके इसे पकड़ के घुमाऊंगा, जैसे आप दुकान सोई दुकान खोलती है तो ये घुमा के वो शटर खोलते हैं ना, तो ऐसे सपोज करो ये हैंडल है, जिसे घुमाऊंगा तो ये रॉड घूमेगी। सपोज करो ये, एक मिनट सुनो, ये ऐसे करके मैंने यूं लगा दिया, ये इसमें फिट नहीं हुआ, एक मिनट, इस पे तो हो जाइए प्लीज इतना, ये चलो कोई नहीं। आयशा ट्रैक्टर स्टार्ट, क्या मतलब नहीं समझा। देखिए ये है, इस पे इमेजिन करो एक रॉड बेल्डिंग होती हुई आ रही है नीचे तक। अब यदि मैं उस रॉड को घुमाऊंगा हैंडल से, तो बताइए इस पे क्या असर आ जाएगा, ये भी घूमने लग जाएगी उस। हालांकि हाथ से तो बस स्टार्ट देते हैं थोड़ा सा, और आजकल तो इतने अच्छे जनरेटर बन गए, स्टार्ट देने की आपको भी जरूरत नहीं है, बटन दबाओ, क्लिक, बैटरी से थोड़ा करंट ले लेते हैं, उसके बाद बैटरी बंद, फिर डीजल से ही चलता है, धर 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 धर, ठीक है। क्या बता ठीक।
चलिए, तो मैं यदि इस रॉड को घुमाऊंगा, एक काम करो, ये मीटिंग को, ये कब से नहीं हुई भगवान जाने। हाँ, एसी जनरेटर तो गया लंका, कोई बात नहीं, जिसका नुकसान है हो ही गया, अब क्या करें, हो गया, अब क्या करें, भूल जाता है, ह्यूमन एरर, पता नहीं किस बीच फर्क नहीं है, तेरे तो वाईफाई के सिग्नल खराब थे। चलो कोई नहीं, ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो पहले से ही था ना वार्निंग, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, रिकॉर्डिंग इज इंजूरियस टू, है ना। अच्छा, वैसे शादी के कार्ड पे भी लिखा आना चाहिए, शादी के कार्ड पे भी। चलो फिलहाल हो गई बेटा रिकॉर्डिंग, बीच की रहेगी कोई बात नहीं। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। अच्छा, तो तूने कर रहा है रिकॉर्डिंग, ये बता। चलिए, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी। इस बार सारी कलेशी तो थीटा की है, इस बार सारी कलेशी तो थीटा की है। सोचो, थीटा ही तो चेंज हो रहा है, बताओ हर पल। तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस बार थीटा को टाइम का फंक्शन। तो बताइए, ये जो फाई बराबर हमने एन बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, सुनना, एन बी ए कॉस थीटा, तो इस थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख दो। अब आपको दिख रहा होगा फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स में उंगली करिए थीटा ने, ठीक है ना। तो एन चेंज हो रहा है इस वाले फिगर में, ना बी चेंज हो रहा, ना एरिया चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है तो सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बताइए इंड्यूस ईएमएफ, अब जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बोलो सही है गलत। जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी इस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, माइनस डी अपॉन डी टी। फ्लक्स को लिख देते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस ये ना एन और बी ए बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का। बायो वाले यहां थोड़ा सा रट लेना, इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए, बताइए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, कंजड़े यहां वाले तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, चेन रूल भी नहीं जानते। कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद ओमेगा टी का भी तो होगा, थैंक गॉड मुझमें मैथ आती है, ठीक। चलिए कोई नहीं, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, कॉस का माइनस साइन होता है पर ओमेगा टी का भी होगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इंड्यूस ईएमएफ माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी फ्लक्स कॉस का फंक्शन है और इंड्यूस ईएमएफ साइन का फंक्शन है। मुझे अगले स्टेप में एक चीज बता देना, समझ में आ जाए तो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैंने कॉस ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी लिखा, ठीक है। ये इतने हिस्से को मैंने क्या लिख दिया, फाई नॉट। सोचो बेटा, मैं आपको समय देता हूं 5 सेकंड के लिए, ये कोई क्वेश्चन, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गलत बता देते, यानी मुझे बताएगा ये क्या चीज है फाई नॉट। हाँ, फाई नॉट भले ही मैंने एन बी ए की जगह भले ही फाई नॉट लिख दिया है, पर ये क्या चीज है, फाई की मैक्सिमम वैल्यू है। और आज मैंने आप पहले ही क्या कहते हैं ये चीजें क्लियर कर ली थी कि साइन और कॉस के बगल में जो भी लग रहा होगा वो उस फंक्शन की पीक वैल्यू, एक और वर्ड आ गया याद मुझे, पीक, चोटी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू समझ में आ रहा है। एम्पलीट्यूड बहुत सारे नाम है, तो बताइए ई बराबर एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अपने आप समझ जाओ ई नॉट किसकी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर ई नॉट किसकी जगह लिखा है मैंने, वेयर एन बी ए ओमेगा को क्या लिख दिया है मैंने, ई नॉट या ई मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि सिंपली ये क्वेश्चन आते हैं कि जब एसी जनरेटर घूमता है, ये है क्वेश्चन सिंपल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वोल्टेज की, तो ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज पे आते हैं जनरली क्वेश्चन, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे
कि फ्लक्स एंड वोल्टेज, ये वोल्टेज की इक्वेशन साइनोसॉडियल फंक्शन है, ये साइनोसॉडियल। एक इसका ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं, इसका आप खुद बनाइएगा, बताना ग्राफ कैसे खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचना हो तो आप रैंडमली एक्स की कुछ वैल्यू पिक करते हो, है ना, रैंडमली कुछ वैल्यू पिक कर सकते, नहीं ओमेगा नहीं हटाएंगे बेटा, एनबी ओमेगा क्यों हटाएंगे। हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना था तो कैसे करते थे, रैंडमली कुछ एक्स की अपने मन से वैल्यू ले लेते थे और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते थे, खिंच जाता था। पर स्ट्रेट लाइन में जो सुविधा थी वो सब में नहीं मिलती। स्ट्रेट लाइन में सुविधा ये थी केवल 2 ही कोऑर्डिनेट से पूरी लाइन खींच सकते हो, 2 पॉइंट निकालिए पूरी स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, है ना। लेकिन बाकी के सारे ग्राफ में आपको मैक्सिमम वैल्यूज ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैं, ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए एक चीज दिखाता हूं आपको। सपोज करो मुझे ये वोल्टेज का ग्राफ खींचना है, तो मैं पहले टेबल बना रहा हूं ओमेगा टी, जो कि एंगल का काम कर रहा है। बताइए ओमेगा टी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा हूं, कभी ये एंगल 0 होगा, है ना, कभी ये एंगल 90 डिग्री यानी π/2 भी होगा, रेडियन में लेता हूं मैं जनरली, ये कभी पाई भी होगा, कभी 3π/2 भी होगा। दोस्ती कर लो बेटा रेडियन से। 0 π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये डिग्री में नीचे रेडियन है ये। तो बताना, बुद्धि लगाइए, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन ओमेगा टी कितना होगा, सिंपली साइन ओमेगा टी बताओ। साइन ओमेगा टी 1 होगा, 0 होगा, साइन 0 0, साइन π/2 +1, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1, ये 0। साइन की ये वैल्यूज होती है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, सिंपल। अब बताइए इस वैल्यू को यूज करना है ना, ई। देन जिस समय ओमेगा टी 0 होगा उस समय साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी यदि 0 हो जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जिस समय ओमेगा टी π/2 होगा उस समय साइन ओमेगा टी +1 होगा, +1, तो उस समय ई की वैल्यू +E0 आएगी, फिर ये 0 आएगी, ये -E0। समझ गए ना कैसे लग रहा हूं मैं, चेक करो बेटा। अब मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ग्राफ स्केच कर रहा हूं, क्योंकि इसमें टी इन्वॉल्व है, टी नेगेटिव जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, टी इन्वॉल्व है, टी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है, एक बार शुरू हो गया। तो इसलिए मैं ये ग्राफ को इतना जरूरत ही नहीं समझ रहा, इतने हिस्से को हटा सावन की कटा करो, ठीक है। 0 π/2 पाई 3π/2 और ये 2 पाई। इस एक्सिस पर तो है ओमेगा टी और इस पर ई की वैल्यू ले रहा हूं, ई की। बताइए ई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, +E0, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक चीज और, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू मैक्सिमम ही है, क्योंकि वोल्टेज में +5 वोल्ट और -5 वोल्ट दोनों बराबर औकात रखते हैं। केवल यहां प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन का है, वोल्टेज में प्लस और माइनस का होने का मतलब डायरेक्शन। तो बताइए ग्राफ खींच रहा हूं मैं, जब ओमेगा टी 0 है तो ई 0, एक कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया, देखो ओमेगा टी 0, वोल्टेज भी 0। जब ओमेगा टी π/2 है तो ये E0 है, तो π/2 पर ये वाला पॉइंट आएगा, देखो ये π/2 E0, π/2 पे E0, फिर पाई पर 0, 3π/2 पर -E0, ये यहां, और ये पॉइंट समझ में आ गए। और मैथ वाले जानते होंगे इसको ऐसे नहीं खींचना, स्मूथली खींचना है यूं करके, क्योंकि मैंने केवल कुछ ही वैल्यू ली है, ये ग्राफ आएगा। और जो मैथ जिनकी अच्छी है वो तो देख के बना देते हैं, अरे ये तो साइन का ग्राफ है। जिनकी मैथ अच्छी होती है वो तुरंत, उनको ये सब टेबल वेबल के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तुरंत देखते हैं अरे ये तो साइन का ग्राफ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 होगी, खींच दिया ग्राफ। ग्राफ से भी देख सकते हो कि वोल्टेज पहले बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे, फिर घटेंगे घटेंगे, उसी सर्किट में घट के 0 हो जाएंगे, और फिर उसी सर्किट में वो पलट जाएंगे, फिर पलट के अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होंगे, ये भी मैक्सिमम है बेटा, फिर वो धीमे धीमे घटेंगे।
और फिर ग्राफ कंटिन्यूअस चलेगा जब तक आप आर्मेचर घुमाओगे। तो यूं छोड़ देते हैं ग्राफ, समझ गए? ग्राफ को यूं छोड़ देते हैं कि ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये ग्राफ। तो थर्ड मीटिंग नहीं आनी, टेंशन मत लो। अब मैंने ये क्या छोड़ा है, फ्लक्स का ग्राफ आप खुद बनाओगे होमवर्क में इस इक्वेशन का प्रयोग करके, ठीक है? इस इक्वेशन का प्रयोग करके। ये था एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। हो सके तो होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं शीट का, एनसीईआरटी का तो अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? अभी नहीं कर पाओगे, शीट का क्वेश्चन मुझे ही भेज दियो कन्हैया, रिकॉर्डिंग सेकंड में 2 पार्ट में डाल दूंगा और क्या करूंगा। क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर है, अरे कहां गया, 22, शीट का 22, शीट का 22, ठीक है? धीमे धीमे पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, धीमे धीमे घर पे रिवाइज करते चलिए।